cost, but over here we'll take the PPF as concave. So this is for nation 1 I'm drawing. सो ये पीपीएफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमने शायद इसको ए पॉइंट लिया था एंड वी सेड दैट द स्लोप एट दिस ए पॉइंट, द स्लोप एट दिस ए पॉइंट दैट इज पी ए, अगर हम पी ए रेफर कर रहे हैं रिलेटिव प्राइस पी एक्स बाई पी वाई को, तो ये 1/4 है. रिमेंबर हमने ये स्लोप लिया था 1/4 और फिर हमने नीचे एक और पॉइंट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा 1 होगा. याद है या वो डायग्राम ओपन करूं? डू यू गाइस रिमेंबर? हमने ये रैंडमली 1/4 लिया था. डू यू वांट मी टू गो बैक टू दैट डायग्राम? Yes or no? I'll open that page again if you want me to. Okay. ऑल राइट, सो दिस इज द पीपीएफ. बट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कैसे आया? बहुत सारे जो हमारे सीआईसी हैं वहां पे जो ये वाला सीआईसी हमारा टेंजेंट है, दे से दिस इज सीआईसी 1. सो इस टेंजेंसी पे हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है in isolation. So we are assuming that suppose this is 70, here on the y-axis we are taking commodity y and on the x-axis we are taking commodity x. We are taking two goods. Haberler's opportunity cost में मैंने आपको initially कुछ assumptions लिखवाई थी 2/2/2 model. So we are taking two goods over here, good x and good y, and say this was 70. The intercept on the y-axis is 70. On the x-axis is say this is 140. So this is x. This is 140, and suppose this consumption over here at this equilibrium in isolation, they are consuming, this nation is consuming 60 units of good y and 50 units of good x. So this diagram is for nation 1 and we say that nation 1 is in equilibrium. Nation 1 is in equilibrium and maximizes its welfare and thus consumes at point A in the absence of trade. This we are doing in the absence of trade. In the absence of trade को autarky भी बोला जाता है. और autarky again for the people who are preparing for their any economics associated exams, MCQs में ये आ जाता है कि autarky का क्या मतलब होता है. This actually means in the absence of trade. Trade नहीं हो रहा है, that is a closed economy, it is autarky. Okay, this is for nation 1. So here the relative price, that is the slope. अगर हम slope की बात करते हैं, relative price हमने किस में लिया है? ये px by py actually हम लोगों का क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, this is relative commodity prices. हम prices को commodity की terms में ले रहे हैं. So हमें अभी देखना क्या है, जब हम नेशन 2 का डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे वहां पे वी विल सी कि वहां पे हमारा रिलेटिव कमोडिटी प्राइस कितना आ रहा है एंड देन वी विल कंपेयर बोथ द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस. जिस एक्स कमोडिटी का रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जिस भी कंट्री में, जिस भी नेशन में कम होएगा वही कंट्री एक्स कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा. सो फर्स्ट वी आर सीइंग, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम under equilibrium in isolation, wherein we derived the equilibrium condition for nation 1 taking into account this this is PPF and taking into account the CIC. We have derived this point A. So this is, अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो इस A पॉइंट पे नेशन 1 मैक्सिमम वेलफेयर अपना मैक्सिमम वेलफेयर अटेन करेगा. प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर डन. आई विल ड्रॉ नेशन 2 डायग्राम बिलो इट. Please let me know when you are done. All right. So मैं इसके नीचे ना कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, ठीक है, associated with the equilibrium, just in case अगर कुछ confusion हो तो वो clear हो जाएगा. So I said in the absence, जब तक बाकी लोग draw कर लेंगे, in the absence of trade, what did I say? A nation is in equilibrium. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है हम लोगों का. अ नेशन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट
CIC possible, the highest CIC possible given its PPF, जो इस कंट्री का खुद का PPF है उसको ध्यान में रखते हुए जो हम CIC अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस अकर्स, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट अकर्स एट द पॉइंट where a CIC is tangent to the nation's production frontier. टेंजेंसी का मतलब होता है, आई डोंट नो डू आई नीड टू राइट दिस और नॉट, जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं ना कि हमारा ये टेंजेंट हो जाएगा, इसका मतलब जो स्लोप है पीपीएफ का वो स्लोप ऑफ सीआईसी के इक्वल हो जाएगा. लिख देती हूँ, स्लोप ऑफ पीपीएफ विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ सीआईसी. तो देखो मैंने आप लोगों को ना कल जो परसों जो कराया था पीपीएफ में, उसमें मैंने, अगर आप अपनी डेफिनेशन देखोगे जो मैंने लिखवाया था, मैंने अंडरलाइन भी किया था. पीपीएफ में हमने लिखा था कि एक एक्स्ट्रा कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को कितना मस्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ठीक है, मस्ट लिखा था हम लोगों ने. और स्लोप ऑफ सीआईसी क्या होता है कि हम लोगों को कितना विलिंगली सैक्रिफाइस करना चाहिए अगर हम लोग अपने सेम लेवल पे रहना चाहते हैं. तो शुड लिखा था यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन में. सो वी आर सेइंग कि हम लोगों को जितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा as per the PPF, that should be equal to जितना हम लोग चाहते हैं सैक्रिफाइस करना जब हम लोग हाईएस्ट इक्विलिब्रियम, हाईएस्ट वेलफेयर सिनेरियो पे पहुंचते हैं. सो द स्लोप ऑफ PPS इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ CIC इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन. तो ये जो कॉमन स्लोप आता है हम लोगों का जो दो कर्व का टेंजेंसी पॉइंट, ये हम लोगों का इंटरनल इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिटरमिन करता है. Where should I write this? Guys, can I move on to the next page? I just want to write this internal equilibrium relative commodity price also. If you are done, can I move on to the next page? Anybody wants me to wait? I just want to write one more line here. Anybody wants me to wait? Okay. So I said the common slope of the two curves at the tangency point किसका, CIC का और PPF का. So this gives the internal equilibrium relative commodity price. रिलेटिव कमोडिटी प्राइस मतलब एक एक्स्ट्रा कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरी कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी. इंटरनल रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इन द नेशन एंड दिस विल इन टर्न रिफ्लेक्ट द नेशंस कंपैरेटिव एडवांटेज. जब हम इसको दूसरे नेशन के रिलेटिव कमोडिटी प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे उस टाइम पे हमें यहाँ से कंपैरेटिव एडवांटेज कौन सी कमोडिटी में लाई करता है वो पता चलेगा. So we have discussed for nation 1. Now I'll be drawing the diagram for nation 2 in the case of equilibrium in isolation. So I'll open this entire page. एक बार diagram में draw कर देती हूँ. So here we are taking y good 0, good x, and say we are taking over here point A. Here we are taking point A dash लिया था हमने, point A dash, and this is the CIC. They say this is CIC 1 for nation 2. We are doing this for nation 2, and suppose here it is 140, and here the maximum it can produce is 85 units, and right now say they are consuming taking into account this equilibrium point at 40 and 80. So we can say that over here अगर हम लोग prices लेते हैं यहाँ पे हम लोग relative commodity price के टर्म में जो ये PA dash आया है, मतलब जो PX divided by PY आया है in nation 2, this is equal to 4. आपको याद होगा हमने previous diagram में भी ये 4 लिया था. So PX by PY is equal to 4. So we say that as we did in nation 1 के केस में मैंने लिखा था, similarly we say that नेशन 2, ये अगर आपको वैल्यूज में कंफ्यूजन है ना बेटा, ये मैंने रैंडम वैल्यूज लिया है. दीज आर ऑल रैंडम वैल्यूज. हमारा जो मेजर पॉइंट है वो इसके बाद आएगा जब हम लोग इन रैंडम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे.
So right now I have taken all the random values. So similarly, nation 2 is in equilibrium at point A dash, where PPF is tangent to CIC. इसको 1 dash ही कर लो, CIC 1 dash. Dash is all about nation 2. आगे तक clarity रहेगा. Okay, so this is for nation 2, this is for nation 1. अच्छा, एक चीज प्लीज ध्यान रखना, डायग्राम ड्रॉ करते हुए एक बार प्लीज स्क्रीन पे देख लो, फिर ड्रॉ कर लेना. जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का नेशन 1 में, लुक एट दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज, एंड इफ यू वांट यू कैन जूम इट इन व्हाटएवर यू वांट. मैंने दोनों पेज ओपन करके रखे हुए हैं क्योंकि मुझे दोनों डायग्राम अभी कंपेयर करने हैं. सो नेशन 1 में हम लोगों का जो पीए है ना, ये हमारा थोड़ा सा ऊपर आया है. जब हम लोग नीचे जाते हैं ना, जब हम लोग इसको नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा स्लोप, अच्छा माय क्वेश्चन टू यू इज, हमारा स्लोप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ये एरो मैंने नीचे पॉइंटेड बनाया है नेशन 1 में. द स्लोप विल इंक्रीज और डिक्रीज? The slope will increase or decrease? We have done this. आशु का इसमें कुछ डाउट भी था पहले, जो उस दिन आई होप क्लियर हो गया हो. So when we are moving down from this point A in nation 1, as you can see, the slope will increase or decrease? Increase, right? And when we will move up like this in nation 2, please look at the right hand side. When we will move up in nation 2, जहां पे ये एरो जा रहा है, सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ कि हम पी ए से पी बी पे चले गए, तो हमारा स्लोप इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे पी ए डैश से पी बी डैश पे गए, तो क्या होएगा? इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा? नेशन 2 के केस में ए डैश से बी डैश पे मूवमेंट हुआ है, तो इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा स्लोप? आशु, आशु आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब अभी. चलो कोई बात नहीं, अभी इसको रहने दो. मैं एक दो चीजें और लिखवाती हूँ, फिर दोबारा से इस डायग्राम पे हम लोग आएंगे. डायग्राम ड्रॉ हो गया है, ये डायग्राम्स ड्रॉ हो गए हैं. आशु थिंक दिस इज नॉट क्लियर टू यू येट. आशु, नेशन 1 देखो, उस दिन भी मैंने आपको कहा था जो नेशन 1 है, चलो कंपेरेटिव एडवांटेज पहले डिटरमिन करते हैं इसका, फिर मैं दोबारा से आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी. कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज? एवरीथिंग डन? इन 2 पेजेस का हो गया. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मूव करूं? किसी को वेट करवाना है तो बता दो, आई विल वेट, अदरवाइज आई एम मूविंग देन. So after drawing this diagram, associated ही लिख रही हूँ जो हम लोगों का the equilibrium relative commodity, sorry this is just simple dash not arrow, equilibrium relative commodity prices is given by the slope of the common tangent, the slope of the common tangent to the nations PPF and CIC at the autarky point of प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. तो सिर्फ ये लिखा है मैंने कि इंटरनल इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस डिटरमिन कैसे किए जाते हैं, और जो हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वही हमारा प्रोडक्शन पॉइंट होता है, और वहीं पे हम कंज्यूम कर रहे होते हैं बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडिंग राइट नाउ. अच्छा, अब एसोसिएटेड विद द डायग्राम्स में लिख रही हूँ. अगर हम इन आइसोलेशन की बात करते हैं, मतलब जब हम लोगों का ट्रेड नहीं हो रहा है, तो जो नेशन 1 है जहां पे हमने लिखा है पी ए, दैट इज px by py, नेशन 1 का दिस इज इक्वल टू 4, एंड नेशन स्लोप लिया है ये हमने, ठीक है. स्लोप क्या होता है हमारा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है स्लोप हम लोगों का. और नेशन 2 में जो हमने ये पी ए डैश लिया है, जो हमारा पी एक्स बाय पी वाई, आशु फोकस ओवर हेयर नाउ, ये जो हमने नेशन 2 में पी ए डैश लिया है दैट इज पी एक्स बाय पी वाई, जो हम लोगों ने नेशन 2 में लिया है. इसको मैं 1 लिख रही हूँ, इसको 2 लिख रही हूँ. दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है. सो इस केस के अंदर आशु अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
या फिर आप ये बताओ कि हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज, अगर हम लोग पी एक्स बाय पी वाई ले रहे हैं, मतलब हमको कितना वाई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है एक्स को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज कौन से नेशन में एग्जिस्ट करता है कमोडिटी एक्स का? ये स्लोप है। स्लोप हमारा रिलेटिव कमोडिटी प्राइस बता रहा है। पी एक्स बाय पी वाई मतलब हमको कितना वाई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज किस में ज्यादा है एक्स कमोडिटी का, कौन से नेशन में? Okay, Ashu is not replying. Anybody else? Anybody else? One. Yes, yes, Ashu. Yes. So the opportunity cost to produce one more extra unit of X, that is the units of commodity Y that needs to be sacrificed to produce one more unit of commodity X, is less in nation 1 as compared to nation 2, and thus we say that nation 1 has comparative advantage in the commodity X, has comparative advantage in commodity X. And now see one more question. इसी को देखते हुए आप लोग ये बताओ कि हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज इन कमोडिटी वाई कौन सी कंट्री का होएगा, कौन सी कंट्री में होएगा? Opportunity cost to produce one more extra unit of commodity Y will be less in which country? Others can also reply, beta. Yes. बाकी लोगों को समझ आया है? मैंने अब ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ. डू यू वांट मी टू राइट डाउन दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेंटेंस? Anybody wants me to write down this opportunity cost sentence? I have repeated it multiple times and I think probably written also 2-3 times. इसीलिए मैंने पहले PPF increasing opportunity cost का clearly आप लोगों को draw करके दिखाया था, उसकी सारी definitions लिखी थी, slope की definitions लिखी थी, ताकि जब हम लोग finally analyze करें तो confusion ना हो. अच्छा, ठीक है. So this is clear now. Therefore, क्योंकि हमने बेटा I want a confirmation, बाकी सबको clear है? बाकी सब लोगों को क्लियर है? अनुराग, भव्या, ऋतिक, मानवी, सॉरी ऋतिका, मानवी, आयुषी, अंजलि, अविनाश. ऑल राइट. सो इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं therefore both nations can gain if nation 1 specializes in the production of X and export X in exchange, मैं पूरा पेज ओपन कर दूंगी, in exchange for Y from nation 2. ओके, दिस इज योर एंटायर पेज. इफ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग, नोट डाउन. हम लोगों ने जब सुन लो साथ साथ, हम लोगों ने जब इनिशियली इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी मैंने स्टार्ट करवाया था आपको फर्स्ट क्लास में, तो हमने सिलेबस डिस्कस किया था. सेकंड क्लास में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस टाइम मैंने लिख दिया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के क्या रहेंगे. सो द ऑब्जेक्टिव्स वर that what is the basis of trade, हम ट्रेड क्यों करते हैं, देन ट्रेड कैसे किया जाएगा, क्या चीज एक्सपोर्ट की जाएगी, क्या चीज इंपोर्ट की जाएगी, कितनी यूनिट्स में की जाएगी. सो जैसे जैसे हम लोग जो भी थ्योरी कर रहे हैं वहां पे एवरी थ्योरी इज ट्राइंग टू आंसर दीज बेसिक क्वेश्चंस, दैट व्हाट इज द बेसिस फॉर ट्रेड, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी एक्सपोर्टेड, हाउ डू वी डिसाइड विच नेशन इज गोइंग टू एक्सपोर्ट विच कमोडिटी. सो वही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आंसर कर रहे हैं. तो बेटा जब भी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना किसी भी थ्योरी से एसोसिएटेड, अभी आपका ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, यू शुड बी very clear in your mind
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और हमको आंसर में अगर थ्योरी एसोसिएटेड कोई चीज पूछी गई है तो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको क्लियरली देने हैं, तो वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब वो चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर एक सेंटेंस क्वेश्चन में एक सेंटेंस में कुछ पूछा है तो आप सिर्फ टू द पॉइंट आंसर करो। यू नीड टू एक्सप्लेन इन सच अ मैनर कि पूरी थ्योरी में जो हमने इनिशियली ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, बेसिस ऑफ ट्रेड, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कौन सी कंट्री क्या एक्सपोर्ट करेगी, वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करो। Even if you have any other exam, any other subjective exam associated things, so this is the art of writing your answers. पहले क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उससे सिर्फ उसका आंसर मत करो, उस पर तो आपको फोकस करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके आगे पीछे भी थोड़ी बहुत चीजें लिखो ताकि आपका जो आंसर है वो कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट लगे। आई एम टेलिंग यू दिस because I am into checking your international economics papers, and let me tell you, I'm not that much satisfied. मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बहुत क्लियरली बोला था कि कैसे आंसर करना है। मुझे नहीं पता आप लोग लिखने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो। चलो एनीवेज, मेरे को बोलना नहीं था, अब बोल दिया, डन। ओके, सो नेक्स्ट, सो दिस वॉज आशु, अभी मैं ना दोबारा आऊंगी आपके डायग्राम्स वाले क्वेश्चन पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे, ठीक है। सो दिस वॉज इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन। इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज what is the basis for trade and what are the gains from trade when we take into account increasing opportunity cost. So if you guys have any doubt in this equilibrium in isolation, please let me know right now, otherwise you'll not be able to understand the next part also. Since nobody is saying anything, I'm assuming that things are clear. So this is your next part that says the basis for and the gains from trade with increasing cost. Okay, अच्छा, पहले again I'll draw the diagrams and then I will write few points associated with this. इतना हमें अब लास्ट अभी जो हमने डिस्कस किया है वहां से हमें ये क्लियर हो गया है कि जो नेशन वन है वो कमोडिटी एक्स को एक्सपोर्ट करेगा। इसका मतलब कि वो कमोडिटी एक्स में ही अपनी स्पेशलाइजेशन करेगा और अपने रिसोर्सेज को कमोडिटी वाई से निकाल के कमोडिटी एक्स में इनपुट करेगा, ठीक है। सो आई जस्ट ड्रॉ फॉर नेशन वन। Okay, guys, you need to have good space for this because we need to draw 2-3 diagrams. तो थोड़ा सा इसको ना वाइड बना लेना, थोड़ा जो x एक्सिस है उसको थोड़ा लंबा करना। So y axis is good y, x axis is good x. This is 130, this is say 80, and initially we said that we are consuming at this point. So this is this point, we said that this was A, this was CIC1, and this was 60, and जो हमारा internal point था this was say 50. Okay, now we are saying that, प्लीज अब ध्यान से एक बार स्क्रीन पे देख लो, ये हमने यहाँ पे पी ए लिया था, दैट इज पी एक्स बाई पी वाई, दिस वॉज इक्वल टू 1/4। अब हम ये बोल रहे हैं कि नेशन वन कमोडिटी एक्स को कमोडिटी एक्स में स्पेशलाइज करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो प्लीज एक बार मुझे आप लोग ये बताओ गाइस, प्लीज क्विकली रिप्लाई ऑन चैट, स्पेशली आशु यू, प्लीज रिप्लाई कि जब ये एक्स में स्पेशलाइज करेगा तो जो हम लोगों का मूवमेंट होएगा पीपीएफ में वो ऐसे अपवर्ड मूवमेंट होएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होएगा? अपवर्ड मूवमेंट होएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होएगा? क्यों, जब नेशन वन एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइज कर रहा है तो। अरे क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या हो गया? ओके आशु, व्हाट अबाउट अदर्स? आयुषी, आर यू देयर? ओके आयुषी, रितिका, विदिशा,
यार अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो उसका मतलब तो फिर मेरे को आप लोगों को एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा इफ यू गाइस आर डूइंग लाइक दिस, और एल्स आई विल हैव टू टेल यू टू ओपन अप योर वीडियोस. Anyways, yes. So it will be downward movement. So suppose ये downward movement करके जब हम लोग X, जब नेशन वन X कमोडिटी में स्पेशलाइज कर रहा है, सो सपोज वो अब यहाँ पे B पॉइंट पे आ गया है अपने प्रोडक्शन कर्व पे. ठीक है. अच्छा, अब आशु मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे तो आपने कहा था कि इंक्रीजिंग कॉस्ट होएगा, है ना, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगा, क्योंकि अब ज्यादा ज्यादा जब हम लोग एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करते जाएंगे तो हमें उतना ही ज्यादा ज्यादा प्रपोर्शन से वाई कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सो आई थिंक ये रीजन आपको क्लियर है. या ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन नाउ. एंड जो तो अल्टीमेटली हम लोगों का कंजम्पशन पॉइंट, मैं एक बार इस ब्लू एरो को रब कर रही हूँ, ठीक है, और मैं ये जो लिखा है इसको भी रब कर रही हूँ, क्योंकि ये हम पिछले डायग्राम में लिख चुके हैं, और इसको मैं सिर्फ आई डैश मार्क कर रही हूँ, नहीं तो हम लोगों का दूसरा पॉइंट नहीं बन पाएगा. सो द सेकेंड लाइन दैट वी हैव टू ड्रॉ इज द पॉइंट. एक सेकेंड, दूसरे कलर से करती हूँ, वेट, आई जस्ट ड्रॉ इट विद ग्रीन. सो ये हम लोगों का इस बी पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन जाएगी, एंड वी विल बी कंज्यूमिंग somewhat over here. Say we will be consuming at this equilibrium point, and over here the CIC is supposedly this is 2 dash. So now we will be consuming, that is nation 1 will be consuming, this is 70 and this is सो हमारा एक्स्ट्रा कंजम्पशन होएगा यहाँ पे. दिस विल बी द एक्स्ट्रा कंजम्पशन हेयर. डायग्राम सबको समझ आया है? डायग्राम सबको समझ आया है? I'll just write details about this diagram also. अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आप लोग इस सी आई सी पैरेलल टू दी, यस, बाय अजम्पशन वी आर टेकिंग इट टू बी पैरेलल. आयुषी, बाय अजम्पशन वी आर टेकिंग इट टू बी पैरेलल. कल आप, आई डोंट नो आपने कल का क्लास अटेंड किया है या नहीं किया है, उसमें हमने सीआईसी डिस्कस करने के बाद कुछ डिफिकल्टीज डिस्कस की थी जो सीआईसी के प्रैक्टिकल यूज को लिमिट करती हैं, जिसमें हमारा सेकंड पॉइंट था कि जब हम लोगों का ट्रेड होता है ना, जब हम ट्रेड में एंगेज हो जाते हैं, तो हम लोगों का, क्योंकि ट्रेड हमारी प्रेफरेंसेस को चेंज करता है, जिसकी वजह से सीआईसी का मैप भी चेंज हो जाता है. और बहुत बार ऐसे हो सकता है कि जो हमारी न्यू सीआईसी है वो पुराने वाले सीआईसी को इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में हम लोग प्रैक्टिकल यूज सीआईसी का बहुत लिमिटेड हो जाता है. बट यहाँ पे हम बाय अजम्पशन इसको पैरेलल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पॉइंट ए को पॉइंट ई से कंपेयर करना है. अगर हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दिया ना इन दोनों सीआईसीज को, तो हम पॉइंट ए को पॉइंट ई से कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिविटी प्रेफरेंस हम लोगों का वैलिड नहीं होगा, वो वॉयलेट हो जाएगा. ओके, सो देयर इज वन मोर थिंग. तो यहाँ पे हमारा, प्लीज एक बार स्क्रीन पे आप लोग देख लो. सो यहाँ पे हम लोगों का बेनिफिट एक्चुअली हमको निकालना क्या है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड. ठीक है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड. सो यहाँ पे हमारा गेन कितना हो रहा है, द गेन विल बी represented by this triangle. Say this is B, the gain will be represented by the triangle BCE. BCE क्यों? क्योंकि हम कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं. ये आपको क्लियर होएगा. अभी लिख लो, मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूंगी, फिर मैं इस वाले गेन की बात करूंगी, क्योंकि ये जो हमारा गेन ट्राइंगल है ना बीसीई, दिस गेन इज सेम फॉर नेशन 1 एंड फॉर नेशन 2. तो वो मैं आपको उस डायग्राम, जब वो वाला डायग्राम ड्रॉ करूंगी तब हम इस गेन को कंपेयर करेंगे. अभी आप इसको सिर्फ लिख लो, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. आई जस्ट राइट फ्यू पॉइंट्स एसोसिएटेड विद नेशन 1. डायग्राम सबको क्लियर है ना? मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया. ये डायग्राम क्लियर है सबको एक्सेप्ट दिस BCE. दिस I'll tell you. चलो, ओके. So I'll just write few points. So we are saying that the difference in relative commodity price between
two nations is a reflection of their comparative advantage, and this forms the basis of mutual beneficial trade. Basis of trade है ना हमारा first objective. What is the basis for trade? And this forms the basis of mutually beneficial trade. Okay, guys, do I need to write over here again? क्योंकि मैं पहले यहाँ पे लिख चुकी हूँ इस चीज को, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे मैं लिख चुकी हूँ कि नेशन वन, बिकॉज नेशन वन हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन कमोडिटी एक्स, इसलिए वो कमोडिटी एक्स को एक्सपोर्ट करेंगे. आप लोगों को एग्जाम में तो ये लिखना होगा, बट डू यू वांट मी टू राइट अगेन विल एक्सपोर्ट कमोडिटी वन? सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ मैं, ठीक है? जस्ट एक्सपैंड इट योरसेल्फ. So I said that when nation one will specialize in this commodity X, so this will lead to increase in slope, and this will lead to downward movement in PPF. Downward movement in PPF, A to B. ठीक है, स्मॉल शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप इसको एक्सपैंड कर लेना फिर. चलो, if you want to write down, please write down. Let me know when you are done writing. Chalo, now I'm drawing for nation 2. Again, please draw, थोड़ा सा wide ही draw करना इसको भी. So y-axis is good y, x-axis is good x, and this is our PPF. So this is, we are drawing for nation 2. And initially, suppose we were at this point, say this is A dash, and this was CIC 1 dash, and we said PA dash is equal to PX by PY for nation 2, that was equal to 4. ठीक है, इसको मैं रब कर दूंगी अभी, सिर्फ क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने इसको लिखा है. सो इस A डैश पे हमारा जो कमोडिटी Y प्रोड्यूस और कंज्यूम हो रहा था, दैट वाज 40, और हमारा यहाँ पे जो X कमोडिटी प्रोड्यूस और कंज्यूम हो रहा था, दैट वाज 100. ओके, अच्छा आशु, अब मेरे को आप एक चीज बताओ कि जब हम लोग ये बोल चुके हैं कि जो नेशन 2 है वो कमोडिटी वाई बोल क्या चुके हैं, हमने एनालाइज किया है, वो कमोडिटी वाई में उसका कंपेरेटिव एडवांटेज है और वो कमोडिटी वाई को एक्सपोर्ट करेगा. सो आशु, जब वो कमोडिटी वाई को एक्सपोर्ट करेगा नेशन 2, तो हमारा पीपीएफ में अपवर्ड मूवमेंट होएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होएगा? All right, guys, just give me 1 second, huh? Just 1 second. Sorry, guys, my grandmother was calling me. Okay. Where was I? Yes. So yes, आशु, so upward movement होएगा. अब suppose कि हम लोग upward movement करके इस B डैश पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है, B डैश पॉइंट पे आ गए हैं, तो मुझे बताओ जब हम यहाँ से A डैश से B डैश पे जाएंगे तो हम लोगों का स्लोप रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा? या आशु, अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो गया?
जो पहले आपने डिक्रीज बोला था, अभी आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. ऑल राइट, सो वो बी डैश पे हम लोग करेंगे. अब बी डैश के नाउ आई रब दिस, क्योंकि मुझे अब डायग्राम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो ऊपर तक ये और जाएगा. लेट्स सी, where is that green? Yeah, so now in this case again हम सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ. आई एम वेरी सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ. मैं दोबारा से रब करके बताऊं या फिर इसको एज इन इसी पे एक्सप्लेन कर दूं? रब करके दोबारा ड्रॉ करूं या इसी पे एक्सप्लेन करूं? इसी पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. मुझे नहीं पता कहाँ से वो दोबारा म्यूट हो गया था. हमने क्या बोला है कि हम लोग ए डैश से बी डैश में जाएंगे, तो हम लोगों का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा. व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल इंक्रीज, दिस इंक्रीजेस बिकॉज नेशन टू इज स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई. एंड नाउ after getting into trade, we will be reaching at a higher point, that is E dash. At this higher point, we will also be reaching at a higher CIC, leading to increase in social welfare, and thus we will be consuming, as a nation too will be consuming, more units of good Y and more units of good X. Is it clear till here? Is it clear till here? Now, suppose वहां पे भी हमने C लिया था, यहाँ पे will take, so this is say this is C dash and this is E dash. So एक छोटा सा चेंज मैं करना चाहूंगी यहाँ पे ना. यू जस्ट रब दिस ऑफ 80, जस्ट राइट, यहाँ पे आप 80 लिख लो. जस्ट राइट 80 ओवर हेयर, बिकॉज मुझे कुछ कंपैरिजन शो करना है. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप द कमोडिटीज सेम. अब जो मैंने आपको कहा था ना, गेन्स ऑफ ट्रेड, मैं दोनों का इकट्ठे एक्सप्लेन करूंगी. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट. गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यहाँ पे भी जो हमारे गेन्स फ्रॉम ट्रेड होगा वो होगा ट्रायंगल बी डैश सी डैश ई डैश. ओके, सो यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, बी सी ई. रीजन फॉर दिस इज कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सचेंज हम लोगों का क्या हो रहा है, द एक्सचेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इज ऑफ 60 यूनिट्स ऑफ एक्स फॉर 60 यूनिट्स ऑफ वाई. 60 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सचेंज हो रहा है फॉर 60 यूनिट्स ऑफ वाई. दैट इज कि हम लोगों का ये जो 70 to 130, एक बार प्लीज डायग्राम देख लेना, मैं लिख दूंगी सारी चीजें, एक बार दोनों डायग्राम स्क्रीन पे देख लो. जब मैंने ये बोला है 70 to 130, सो ये एक्चुअली क्या है, 70 to 130 कमोडिटी एक्स एक्सपोर्ट हो रही है. तो ये जो बीसी है ना हमारा नेशन वन में, ये हमारा एक्सपोर्ट शो कर रहा है. और ये जो बीसी का एक्सपोर्ट है, अब एक बार नेशन टू के डायग्राम में देखो कि ये जो हमारा सी डैश ए डैश आ रहा है ना, सी डैश ए डैश, ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है नेशन टू को, सी डैश ए डैश, ये इनका इंपोर्ट है. सी डैश ई डैश इज द इंपोर्ट ऑफ नेशन टू ऑफ कमोडिटी एक्स, एंड BC is actually the export of commodity X from nation one. From nation one. इतना क्लियर हुआ? कमोडिटी एक्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर हुआ? कमोडिटी एक्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर हुआ?
मैं लिख दूंगी सारी चीजें, बस मुझे अभी ये बताओ ये क्लियर हुआ है एक्सपोर्ट? फिर मैं कमोडिटी वाई का एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, कमोडिटी वाई का अब आप यार, यू गाइस आर रियली 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 स्लो इन रिस्पॉन्डिंग। सो कमोडिटी वाई का आप लोग देखो, जो ये सीई यहाँ पे है ना, सीई इन दिस डायग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज द इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी वाई फ्रॉम नेशन टू। दिस सीई इज द इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी वाई फ्रॉम नेशन टू। और हमारा यहाँ पे जो बी डैश सी डैश है, this b dash c dash, this is the export of commodity y to nation one। ठीक है। नाउ when you are going to draw this diagram, in fact आप अभी भी डायग्राम्स में देख पा रहे हो कि हम लोगों का ये जो BC है ना, अगर हम बोल रहे हैं सेम कमोडिटी है, मैंने 60-60 क्यों लिया? अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा एक्सचेंज हो रहा है 60 यूनिट्स ऑफ x फॉर 60 यूनिट्स ऑफ y, ये इसीलिए बोला है कि हम लोगों का जो ये BC है, दिस BC शुड बी इक्वल टू C डैश E डैश, दैट इज द एक्सपोर्ट, that is the export of x from nation 1 should be equal to import of nation 2 of x, and CE should be equal to B dash C dash, because the import of because the import of x from nation 2 should be equal to export of y। यार ये y होगा यहाँ पे, this will be y, this will be y over here, CE में जो लिखा है ना ये y है। So this is import of y from nation 2 should be equal to export of y to nation 1। So BC will be equal to C dash E dash and CE will be equal to B dash C dash, and therefore we say that the gains of trade to both the countries are equal। Therefore, we say that the gains of trade to both the countries will be equal। Gains from trade to both the countries will be equal का क्या मतलब है कि हमारा जब तक ट्रेड होता रहेगा, जब तक कि हम लोगों का जो स्लोप है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दोनों कंट्रीज के अंदर, वो सेम ना हो जाए। क्योंकि अगर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी एक कंट्री में कम होएगा, इसका मतलब उस कंट्री के पास अभी भी स्कोप है एक्सपोर्ट करने का। तो जब तक ये सारा का सारा जो स्कोप है उसको हम लोग वो ग्रैप ना कर ले, सारी अपॉर्चुनिटी को जो हमारे ट्रेड की है या वेलफेयर इंक्रीज करने की है, जब तक वो सारी अपॉर्चुनिटी को हम लोग रियलाइज ना कर ले, जब तक हमारा ट्रेड होता रहेगा। आर थिंग्स क्लियर टू यू? I'll write all these points, but समझ में आया है? समझ आया है? अब तो रिस्पॉन्ड कर दो। लिख रहे हो, बना रहे हो, पता ही नहीं क्या कर रहे हो। This line going through B, yes, yes, Ashu. Yes, Ashu, this is determined by the exchange rate। पर यहाँ पे हम वो वाले exchange rate की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारा रुपीज टर्म्स में होता है। ये हमारा एक कॉमन टेंजेंट है दोनों कंट्रीज में, ये हमारा कॉमन टेंजेंट है नेशन 1 का, वही स्लोप इस ई डैश जो नेशन 2 में है इस ई डैश के इक्वल होएगा। तो ये टेंजेंट है जो दोनों पीपीएफ को टच करते हुए जा रहा है, और जब इन टेंजेंट ट्रेड वहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे ये दोनों जो ये टेंजेंट है इनका स्लोप सेम हो जाए। तो दिस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय दैट करेंसी एक्सचेंज रेट, बट इंस्टेड दिस एक्चुअली डिटरमिन्स दैट वेयर what commodities, as in which what units of commodities will be traded with each other। हमारा जब तक ट्रेड होता रहेगा, जब तक कि हम लोगों का कॉमन स्लोप इस टेंजेंसी पे ना आ जाए जहां पे हमारा सीआईसी इसके टेंजेंट हो। सो दिस इज अ टेंजेंट टू द पीपीएफ। ओके, एनी अदर थिंग, एनीबडी? ठीक है, आज मैं उन लोगों को अटेंडेंस नहीं दूंगी जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिनका मैंने नेम कॉल आउट किया और जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऑल राइट, इट्स गेटिंग टू मच नाउ। Okay, so what I'll do is that only 5 minutes are left. I'll just take attendance
और यहीं से हम कल करेंगे. एंड I'll write few points associated with this. एक बार ये डायग्राम्स मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि रिवीजन हो जाए, और उसके बाद इसी के ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगी जो ड्रॉ किए हुए हैं, और उसके बाद I'll write down few points. And then tomorrow we will be doing, as of what is planned, is incomplete specialization. I'll try to finish incomplete specialization. मुझे लगा था ये चैप्टर इस वीक हो जाएगा because I wanted to utilize tutorial class also, but ये इस वीक नहीं हो पाएगा, ये मंडे को ही खत्म होएगा. Regarding your test, मैं आपको कल ही बता पाऊंगी. Just be prepared with the test. Anything if you want to ask? Anything if you want to ask or discuss, or from the class or otherwise, anything? If nothing, then I'll just take attendance. I'll just stop the recording.